यह कमजोर कुंवारा लड़का खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है, जहां उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए राक्षसों और गोब्लिन्स से लड़ना पड़ता है। हरुका हमेशा अकेला रहता है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी असली दुनिया में था, जहां वह पूरी तरह से अकेला, हारा हुआ और कुंवारा था, जिसमें कोई आकर्षण नहीं था और उसका भविष्य मेरे ब्लैक होल जितना ही अंधकारमय था। किसी ने भी कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह कभी भी स्कूल की किसी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठता था, जो अलग अलग समूहों में बंटे हुए थे, जैसे एंड्रयू टेट के फॉलोअर्स, स्कूल की लड़कियां, घिनौने गुंडे, बदबूदार और पसीने से तरबतर पढ़ाकू, सिग्मा लड़के और लेवल 100 वाली अच्छी लड़कियां। डेस्क पर सिर टिकाए हुए हरुका जानता है कि इस दुनिया में उसके जैसे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी अचानक उसकी क्लास के बाकी छात्र मूर्खों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि वे क्लासरूम में एक चमकता हुआ सुनहरा घेरा बनते हुए देखते हैं। बाकी कई लोगों की तरह एक वर्जिन वीव होने के नाते हरुका तुरंत पहचान जाता है कि यह एक इसेकाई समनिंग है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पढ़े हुए मांगा में देखा है। लेकिन वह इससे निपटने के लिए बहुत आलसी है। वह बाहर जाने की कोशिश करता पाता दरवाजा फ्लेक्स सील से कसकर बंद। काफी जोर लगाने के बाद वह हिलता नहीं। जादुई घेरा फैलता जाता है, पूरी क्लासरूम को अपनी चपेट में ले लेता है और छात्र उसमें खिंचने लगते हैं। बहुत ज्यादा टॉम क्रूज की फिल्में देखने के बाद हरुका एयर डक्ट्स के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि जादुई घेरा उसे पकड़ लेता है और एक सफेद अंतहीन शून्य में खींच लेता है। वह इधर उधर देखता है, सोचता है कि उसकी पूरी क्लास आखिर कहाँ है, और इंतजार करता है कि कोई बदसूरत सा राजा अपनी लेवल 10,000 की बेटी के साथ उसे स्वागत करने आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जल्द ही वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है और इशारों में बात करने की कोशिश कर रहा है। हरुका समझ जाता है कि उसके सभी सहपाठी पहले ही बुलाए जा चुके हैं। एक खास क्षमता चुनने के बाद उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसे एक स्किल चुननी होगी, लेकिन 50 विकल्पों में से 43 चुने जा चुके हैं और कोई ओवरपावर स्किल नहीं बची है। यह समझते हुए कि उसे इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए किसी बेकार सी स्किल से ही काम चलाना पड़ेगा, उसकी उम्मीदें और भी टूट जाती हैं जब वह देखता है कि बची हुई स्किल्स तो तुम्हारी मम्मी की स्किल्स से भी गई गुजरी हैं। निराश होकर वह बूढ़े आदमी को मिराका की तरह हिलाता है और मांग करता है कि या तो उसे बेहतर स्किल्स दी जाएं, या गिनती ठीक से सीख ले, और अगर उसके पास पर्याप्त स्किल्स नहीं है तो लोगों को बुलाना बंद कर दे। आखिरकार बूढ़ा आदमी भी झुंझला जाता है, उसे एक तरफ धक्का देते हुए कहता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वह सबसे बेहतरीन स्किल्स के साथ भी जिंदा नहीं रह पाएगा। झुंझलाहट में वह हरुका को सारी बची हुई स्किल्स दे देता है और उसे नई दुनिया में धक्का दे देता है। जब हरुका पीछे मुड़कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि वह खुद को एक विशाल जंगल के बीचों बीच पाता है। डर और अकेलेपन में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक थैले पर पड़ती है, जिसे उठाकर वह देखता है कि उसमें अनलिमिटेड सामान रखने की क्षमता है। यह एक ठीक ठाक आइटम है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके अंदर की सारी चीजें उतनी ही बेसिक हैं जितनी मेरी गर्लफ्रेंड। वह जल्दी ड्रीप चेक करता है और अपने स्टैट्स देखता है। अचानक स्क्रीन पर 2 पासे आते हैं। वह फेंकता है और दोनों एम पर रुकते हैं। उसे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, पर स्टैट्स उसे स्किल में लगाने को कहते हैं। एम का मतलब माइनस है या कुछ और। वह सुरक्षित खेलता है और पॉइंट्स लक स्टैट पर लगा देता है। उसके हैरान होने की बात यह है कि एम का मतलब मैक्सिमम है और अब उसका लक स्टैट फुल हो गया है। उसे पता चलता है कि उसकी तन्हाई और वर्जिन होने की वजह से भगवान ने उसे एक खास दया क्षमता दी है, जिससे वह जंगली जीवों को काबू कर सकता है। वह इधर उधर देखता है कि शायद उसके कोई क्लासमेट आसपास हों, लेकिन वहां कोई नहीं है, तो वह आगे बढ़ने और खुद का घर बनाने का फैसला करता है, ठीक वैसे ही जैसे YouTube पर वे लोग मिट्टी से घर बनाते हैं। जैसे ही वह जंगल में चलता है, उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई विशालकाय राक्षस उस पर हमला न कर दे, या फिर शायद तुम्हारी मम्मी ही हो। अपने डर को कम करने के लिए वह एक और स्किल आइटम निकालता है, जिसे कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वह इन्हें पहनता है, उसे अलग अलग चीजों के स्टैट्स देखने की शक्ति मिल जाती है, जो कि बेहद काम की और ताकतवर क्षमता है। उसे एहसास होता है कि ये स्किल्स उसके नाम से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह खुशी खुशी अपने आसपास की जड़ी बूटियों, सेहत बढ़ाने वाले मशरूम वगैरह को स्कैन करता हुआ आगे बढ़ता है। अपने बॉटनिस्ट बैग से वह जितना चाहे उतना सामान इकट्ठा कर सकता है, ताकि दवाइयां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। एक सच्चे सिग्मा की तरह खुद को हाइड्रेट करने के बाद वह जंगल में आगे बढ़ता है और आखिरकार एक गुफा के तक पहुंच जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अंदर कोई जीव न हो, फिर काम की चीज खोजने गुफा में प्रवेश करता है। गुफा घुप अंधेरे में बदल जाती है, तो वह अपनी लालटेन जादुई टेंट निकालता है, शांति से रह सकता है। रात होते होते हरुका खुद को बेयर ग्रिल्स से भी ज्यादा आरामदायक महसूस करता है, क्योंकि वह लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपनी तापमान जादू से आग जला लेता है,
जो जंगली जानवरों को भी दूर रखेगी। वह एक बार फिर अपनी स्टैट्स चेक करता है, यह देखकर कि उसकी कई स्किल्स का लेवल बढ़ गया है, लेकिन वह इतना थका हुआ है कि उन्हें विस्तार से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। अगली सुबह वह अचानक जाग जाता है और आसपास का इलाका स्कैन करता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह अब भी सुरक्षित है, और उसे एहसास होता है कि उसके राक्षस भगाने के तरीके पूरी तरह सफल रहे। भूख लगने पर वह आंख जलाता है, पैन निकालता है और मशरूम व बीफ जर्की भूनता है। खाना स्वादिष्ट बनता है और वह सोचता है कि यहाँ फार्मर के रूप में बच सकता है, लेकिन फिर उसके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है। वह गुफा से बाहर निकलता है और जड़ी बूटियां खोजता है जो मांसपेशियां बनाने में मदद कर सकती हैं। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उसे अपने पीछे शोर सुनाई देता है और वह देखता है कि मूर्ख गोब्लिन्स का एक झुंड आसपास कुछ खोज रहा है। घबराहट में वह कुछ झाड़ियों में छुप जाता है क्योंकि वे बेवकूफ गोब्लिन्स स्किबिडी टॉयलेट गाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हारुका अपनी हद तय करता है और बकवास शुरू होने से पहले ही अपनी छड़ी उठा लेता है। वह सोचता है कि क्या उसकी छड़ी इन दो गोब्लिन्स से निपटने के लिए काफी होगी। सावधानी बरतते हुए वह कुछ गियर पहनता है और फिर उनकी ओर दौड़ता है। एक गोब्लिन के सिर वार करता है, इससे उसके अंदर कुछ जाग जाता है और वह उस जीव को पीटता जब वह बेहोश होकर जमीन पर जाता। दूसरा गोब्लिन डर जाता है, लेकिन फिर भी हारुका पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। हारुका के लिए किस्मत अच्छी थी कि गोब्लिन की चालें आसानी से समझ में आ रही थी, तो वह उसके हमलों को आसानी से चकमा देता है और फिर उसके सिर पर मारता है और एक छोटी सी जादुई किरण से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपना चेहरा धोता है क्योंकि सूरज ढल रहा होता है और तय करता है कि अब घर लौट जाना चाहिए। उसे लगता है कि आज के लिए काफी हो गया। जैसे ही वह अपनी गुफा में वापस आता है, वह कुछ मशरूम भूनता है जैसे कोई सड़क छाप और अपने आंकड़े चेक करता है तो देखता है कि उसकी कई क्षमताएं लेवल अप हो गई हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन सोचने लगता है कि अगर गोब्लिन्स ने उसे खाली गुफा में अकेला पा लिया तो वे उसके साथ क्या करेंगे। डरावने ख्यालों को झटक देता है और सोने से पहले व्यायाम कर खुद को गर्म करता है। अगली सुबह नाश्ते में मशरूम खाकर उठता है, बोर करने लगा है। सोचता है कि मांस मिल सकता है, लेकिन तुरंत याद आ जाता है कि अगर उसने क्लास के वेगन्स के सामने कह दी तो वे उसे भून डालेंगे। वह उठता है, कुछ जादू से अपने आंकड़े बढ़ाता है और अपने भरोसेमंद लकड़ी के डंडे के साथ दिन की शुरुआत करने बाहर निकल पड़ता है। जल्द ही उसे जमीन पर कुछ दिखता है, लेकिन पता चलता है कि वह भी एक और बेकार मशरूम ही है। निराश होकर वह उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर से मांस की तलाश में लग जाता है, जैसे मांस पेड़ों पर उगता हो, एकदम नौसिखिए की तरह। थोड़ी ही देर में वह खुद को संभालता है और समझ जाता है कि उसे अपनी जादुई क्षमताओं को निखारने पर ध्यान देना चाहिए। वह एक बार फिर अपने आंकड़े बढ़ाता है और फिर जंगल में दौड़ना शुरू कर देता है। उसे हैरानी होती है कि उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई है, जिससे उसका शरीर हल्का और फुर्तीला महसूस होता है। उसके हमले भी अब पहले से तेज और ताकतवर हैं, तो वह इसे पास के गोब्लिनों के एक झुंड पर आजमाने का फैसला करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लड़ाई में कूद पड़ता है, अपनी लकड़ी की हथियार से पहले गोब्लिन पर वार करता है और फिर दूसरे के सिर पर प्रहार करता है। हालांकि इससे गोब्लिन गुस्सा हो जाते हैं, खासकर वह ताकतवर गोब्लिन जो एक डंडा उठा लेता है। हारुका जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए वह झाड़ियों में छुप जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह तय करता है कि आज के लिए काफी हो गया और अपने गुफा की ओर लौट जाता है। रास्ते में वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचता है, फिर कुछ खुद के प्रोजेक्ट शुरू करता है, जैसे कि एक आइकिया की मेज जोड़ना। अगली सुबह तक वह इसमें माहिर हो जाता है और खुद ही एक स्टूल और एक कॉफी टेबल जोड़ लेता है। अपनी नई कारीगरी से वह सुरक्षा को और मजबूत करता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी का गेट बनाता है ताकि कोई अंदर न आ सके। उस रात वह खरगोश का शिकार करने निकलता है, क्योंकि वह बिना मांस के रह नहीं सकता। किस्मत साथ देती है जब वह जंगल में एक खरगोश को देखता है और उसे पकड़ लेता है। शिकार के ख्याल से वह शिकारी की तरह मुस्कुराता है, तभी अचानक उसे आसपास किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है और वह सतर्क हो जाता है। वह इधर उधर देखता है, अपनी हैरानी निराशा के साथ देखता है कि बदमाशों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। यह उसे सच में डरा देता है, क्योंकि वह उनके साथ किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए वह कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर उसकी प्रवृत्ति दोबारा जाग जाती है। वह जल्दी से अपनी खास दृष्टि का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने चारों ओर सब कुछ देख सकता है। और उसकी हैरानी की बात यह है कि वह देखता है कि एक तरफ से थॉट्स उसकी ओर आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ से टिपिकल एंड्रयू टेट फैन और बदबूदार गीक्स पास आ रही हैं। वह तय करता है कि उसे इन सब में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं रखना है। तभी अचानक उसकी नजर वेगन लड़कियों पर पड़ती है, जिनका नेतृत्व क्लास प्रेसिडेंट कर रही होती है। वह खरगोश को छोड़ देता है और सोचता है कि क्या उसे क्लास प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ दयालु रही है और वह उसे पहली कक्षा से जानता है। लेकिन वह खुद को पूरी दृढ़ता के साथ रोक लेता है, यह सोचते हुए कि अपनी जिंदगी पर खुद का नियंत्रण होना कितना शानदार एहसास है, और तय करता है कि वह अपनी शर्तों पर ही दुनिया को जीत कर दिखाएगा। उससे पहले उसे बदमाशों से छुपना है, इसलिए वह झाड़ियों में कूद जाता है।
उनमें से एक को कोई आवाज सुनाई देती है और वह उसकी ओर बढ़ता है, जिससे हरुका को उम्मीद होती है कि वह लड़का और पास नहीं आएगा। सौभाग्य से अचानक एक खरगोश झाड़ियों से बाहर भागता है, जिससे बदमाश चौंक जाता है और वे सब खुद को यकीन दिला लेते हैं कि वह बस जानवर ही था। हालांकि हरुका उनका सामना नहीं करना चाहता, वह पास ही रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। वे कोई खास बात नहीं कर रहे हैं, बस उनका लीडर वाइस क्लास रिप्रेजेंटेटिव की मेलन के बारे में बात कर रहा है, जबकि बाकी लोग अपनी अपनी पसंद बताने लगते हैं। यहाँ हरुका को याद दिलाता है कि वे लड़कियां हमेशा ऐसे बदमाशों से कैसे निपटती हैं। फिर लीडर तनाका को, जो कि बाहरी है, परेशान करता है और पूछता है कि क्या उस लड़की की स्किल्स उनके प्लान में मदद करेंगी, जिससे हरुका को लगता है कि वे उसे गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लीडर मजाक करता है कि वाइस रिप उसका इंतजार कर रही है और थोड़ी देर बाद वे सब हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। हरुका मानता है कि पूरी क्लास ऊपर की ओर है, लेकिन वह जानता है कि अकेलापन ही सबसे अच्छा है। उसकी मुख्य समस्या यह है कि उसने अब तक सिर्फ मशरूम ही इकट्ठा किए हैं। हालांकि दूसरों से बचने के कारण उसकी लोनर स्किल का लेवल बढ़ गया है, फिर भी वह सिर्फ लेवल 3 पर है, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी मास्टर ऑफ नन और वेंट्रिलोक्विस्ट स्किल्स को आगे नहीं बढ़ाया है, जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। बिना देर किए वह इन क्षमताओं को समझने की कोशिश करता है। मास्टर ऑफ नन, शायद इसका मतलब है कि वह किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वह हर चीज में थोड़ा थोड़ा औसत स्तर पर कर सकता है। जहां तक वेंट्रिलोक्विज्म की बात है, यह एक बेकार सी प्रतिभा लगती है, जैसे इसका मतलब है कि वह बस दूसरों की कठपुतली है। फिर भी वह फिलहाल इसे छोड़ देता है और अपना मन साफ करने के लिए खाता है, भले ही वह फिर से मशरूम ही क्यों न हो। 7वें दिन की सुबह हरुका धातु के टकराने और मर्दों की चिल्लाहट की आवाज से झटके में जाग जाता है। वह मानता है कि फिर से वही गुंडे होंगे, लेकिन पाता है कि गीक्स गोब्लिन से लड़ रहे हैं। वह सोचता है कि क्या उसे मदद करनी चाहिए, हालांकि वे जीत नहीं रहे थे। अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग कर हरुका उनका स्टेटस चेक करता है। वे सभी लेवल 16 के हैं। एक सोर्सरर, एक सिंक, एक गार्जियन और एक शिनोबी उसकी तरह बेकार नहीं। यह उसे अपनी प्रतिभाशाली छात्रों से भरी कक्षा की याद दिलाता है और उसे समझ नहीं आया कि ओटाकू गीक्स के साथ क्यों रखा गया था। जैसे ही वह जाने वाला होता है, उसकी परसेप्शन स्किल गीक्स के पीछे छुपकर आते 2 गोब्लिन्स को पकड़ लेती है। उनकी दयालुता याद करते हुए हरुका दुश्मनों को खत्म कर देता है। बाद में वह उन्हें नमस्ते कहता है और जल्द ही वे साथ साथ चलने लगते हैं। उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हैं, लेकिन हरुका, जो इतने समय से अकेला रहा है, उनके आभार का जवाब कैसे दे यह समझ नहीं पाता। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां वे उसके अकेले बनाए गए ढांचे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हरुका बातचीत शुरू करता है, पूछता है कि बाकी कक्षा का क्या हुआ और वे लोग उस समय जंगल में क्यों थे। गीक्स जवाब देने में हिचकिचाते हैं, तो जादूगर समझाता है कि तब शुरू हुआ जब वे जंगल में टेलीपोर्ट हो गए। कुछ ने सिर खुजाया, कुछ ने खुद को चुटकी काटी, सोचते हुए कि यह सपना है, जबकि कुछ रो पड़े। हालांकि इस नई दुनिया में सहज गीक्स ही थे। गुंडों ने दुनियाओं के बारे में जवाब मांगने शुरू कर दिए और हिंसा की धमकी दी। इस अफरातफरी के बीच क्लास रिप ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब गोब्लिनों की भीड़ आ गई तो सबसे सख्त बदमाश भी टिक नहीं पाए। लेकिन गीक्स डटे रहे। गार्डियन अपनी ढाल के साथ, शिनोबी अपनी कतान के साथ, सिंह हथौड़े के साथ और जादूगर अपने जादू के साथ। आखिरकार गुंडे और खिलाड़ी भी लड़ाई में शामिल हो गए और गोब्लिनों को हरा दिया गया। लड़ाई के बाद क्लास रिप ने सुझाव दिया कि वे कोई सुरक्षित जगह ढूंढें, जिससे वे एक नदी के किनारे पहुंचे। गीक्स ने क्षमताओं का इस्तेमाल कर सर्वाइवल प्लान बनाया और कैंप लगाया, जबकि क्लास रिप्स ने पहरा देने, खाना बनाने और सामान इकट्ठा करने काम बांटे। इससे पूरी क्लास एक टीम की तरह काम करने लगी, जब तक कि पॉपुलर लड़कियों ने लकड़ी इकट्ठा करने से इनकार नहीं कर दिया। उनकी बगावत फैल गई और जल्द ही कैंप में सिर्फ क्लास रिप्स, गीक्स और कुछ अन्य लोग ही बचे। हालांकि कुछ लोग अभी बिना उत्साह के थे और रोजमर्रा की दिनचर्या से ऊब चुके थे, जिससे वे काम में ढिलाई बरतने लगे। तभी एक गोब्लिन हमला बेस पर हो गया। गीक्स, जो पहले से ही काम में डूबे हुए थे, उन्हें अकेले ही दुश्मनों से लड़ना पड़ा। उन्होंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसकी कीमत थकावट के रूप में चुकानी पड़ी। गीक जादूगर को एहसास हुआ कि उन्हें एकजुट रहना होगा और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि गोब्लिन ही एकमात्र खतरा नहीं थे, बदमाश भी उतने ही खतरनाक थे। जादूगर ने देखा था कि बदमाश एक और छात्र को मजबूर कर रहे थे कि वह अपनी चार्म जैसी स्किल्स छोड़ दे, जो शायद लोगों को नियंत्रित करने के लिए होती है, और पपेटियर, जो दूसरों को कठपुतली की तरह नियंत्रित करने का संकेत देती है। गीक सिर्फ बाहरी खतरों के लिए ही नहीं, बल्कि कैंप के अंदर के खतरों से निपटने के लिए भी खुद को मजबूत कर रहे थे। हालात पर नजर रखने ओटाकू बदमाशों का पीछा करते जंगल में घुस गए और वहां उन्होंने कैंप में हरम बनाने की योजना सुन ली। उन्होंने तुरंत क्लास प्रतिनिधि को चेतावनी दी, जिसने तय किया वह खुद को मजबूत करेगा और बदमाशों का सामना करेगा। हालांकि बदमाशों ने हाल ही में चार्म और पपेटियर स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी, जिससे हालात मुश्किल हो गए। इसके बावजूद क्लास प्रतिनिधि ने बहादुरी से बदमाशों का सामना किया।
अप्रत्याशित रूप से गीक्स ने जल्दी ही उन्हें हरा दिया और जादू का इस्तेमाल करके उनकी खतरनाक शक्तियों को सील कर दिया। उनकी हरम बनाने की योजना उजागर होने के बाद बदमाश कैंप से भाग गए, लेकिन बदला लेने की धमकी दे गए। अराजकता फैल गई और आखिरकार कैंप पूरी तरह जलकर राख हो गया। लोकप्रिय लड़कियों ने गीक्स पर आरोप लगाया, उन पर बदमाशों के साथ झगड़ा शुरू करने का दोष मढ़ा। ज्यादातर छात्र भीड़ के साथ होलिये और ओटाकुओं को दोषी ठहराया। क्लास प्रतिनिधि और कुछ अन्य जो मानते थे कि गीक्स निर्दोष हैं, ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। नतीजतन गीक्स को कैंप से बाहर निकाल दिया गया। जब हारुका ने यह कहानी सुनी तो वह भावुक होकर रो पड़ा और अपने दोस्तों को गले लगा लिया कि उन्होंने कितना कुछ सहा है। उसने यहाँ तक कहा कि वह एक मशरूम पार्टी रखेगा ताकि वे सब मिलकर बातें कर सके और खा सके। हारुका ने अपने दोस्तों के साथ रात बिताई और उसे एहसास हुआ कि साथ होना इतना बुरा भी नहीं है। सुबह होते ही उसने अपने सहपाठियों को अलविदा कहा और उनमें से एक ने पूछा कि क्या वह उनके साथ नदी के किनारे चलकर साहसी बनेगा। हारुका ने माना कि वह किसी और के साथ टीम बनाना नहीं चाहेगा, लेकिन अपनी हमेशा की रहस्यमय शैली में उसने मना कर दिया और उनसे कहा कि वे उसके बिना ही आगे बढ़ जाएं। जैसे ही उसने गीक्स को जाते हुए देखा, हारुका ने सोचा कि उसकी कमजोर क्षमताएं केवल उन्हें धीमा ही करेंगी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को ढूंढा। एक भेड़िया राक्षस से मुलाकात हुई जिसने उसे काट लिया, लेकिन उसने सिर पर वार कर उसे हरा दिया। अपनी क्लास के तबाह हो चुके कैंपसाइट पर पहुंचा और इंसानी पैरों के निशान नदी पार जाते हुए ढूंढे। निशानों का पीछा करते हुए उसने दूर से लोकप्रिय लड़की को देखा और सोचा कि उसे घर पर ही रहकर भुने हुए मशरूम का आनंद लेना चाहिए था। वह जाने ही वाला था कि सबसे लोकप्रिय लड़कियों ने उसका सामना कर लिया। हारुका भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने उनमें से एक को कहते सुना, कृपया रुकिए, तो वह रुक गया यह देखने के लिए कि क्या उसने सच में यही कहा था। लोकप्रिय लड़की ने जल्दी से समझाया कि वे उन गीकों को ढूंढ रही थी ताकि माफी मांग सके। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी गलती कितनी गंभीर थी। आखिरकार वे सिर्फ उन्हीं की वजह से जिंदा थी। हारुका को यह अजीब लगा कि ये बिगड़ी हुई लड़कियां माफी मांगना चाहती हैं, क्योंकि असली दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी उसने उन्हें बताया कि गीकों को पकड़ पाना नामुमकिन है। लड़कियों में से एक ने जोर देकर कहा कि वह जो जानता है वह सुने। तो हारुका ने उन्हें मुश्किल सवालों से चुनौती दी। क्या वे जंगल से बाहर निकल सकती हैं? क्या वे राक्षसों का सामना कर सकती है? क्या वे सच में अपने उद्धारकों को ढूंढकर माफी मांगने जा रही है, या बस हार मान लेंगी? उसकी सीधी सादी बातों ने लड़कियों को डरा दिया और वे डरी हुई बच्चियों की तरह रोने लगी। डर था कि वे इस अंतहीन जंगल में मर जाएंगी। उन्होंने हारुका से गुहार लगाई कि वह उन्हें जिंदा रहने का तरीका सिखाए और सब कुछ ठीक कर दे। इसके बाद हारुका ने देखा कि उसकी अधीनता की क्षमता सक्रिय हो गई है, जिसमें तीनों लड़कियों को अधीन बताया गया था। लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय लड़की ए और लोकप्रिय लड़की बी। चाहे या न चाहे, अब वह किस्मत से उनसे बंध गया था। घंटों चलने के बाद जब सूरज निकला तो तीनों लड़कियां उसकी मां के पीछे चलने वाले बत्तख के बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनका अनजान व्यवहार और खाली नजरें हारुका को पागल कर रही थी, खासकर जब उसे डर था कि कहीं वे भेड़िया राक्षसों को मारकर उनकी क्रिस्टल ऐसे न लाबे जैसे वफादार पालतू अपने खिलौने लौटाती हैं। हारुका ने सोचा था कि अधीनता की क्षमता ऐसे ही काम करती है। इन घबराए विचारों के बीच हारुका ने देखा कि एक लड़की घायल है, तो उसने उसे हीलिंग पोशन दिया। उसने पूरा पोशन हारुका पर ही उड़ेल दिया। उसी पल हारुका को एहसास हुआ कि अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लड़कियों का पता चल गया तो वह बेकाबू हो जाएगी और उसकी अथॉरिटी के सामने वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही हारुका जादू तोड़ने का तरीका सोच रहा था, क्लास रिप उसके पीछे आकर उसका ध्यान खींचने लगी। इसी बीच बदमाश लड़के पुराने कैंपसाइट पर लड़कियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहले उन्हें कुछ और समस्याओं से निपटना था। हारुका क्लास रिप्रेजेंटेटिव को उसके नाम से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाम याद नहीं आता, जिससे वह बहुत चिढ़ जाती है। वह जोर जोर से अपनी झुंझलाहट जाहिर करती है। जल्द ही बाकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हांफते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उनकी लीडर पूछती है कि उन फैशनेबल लड़कियों को क्या हुआ, क्योंकि वे ठीक नहीं लग रही हैं। यहाँ तक कि हारुका भी निश्चित नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी सब्जुगेशन स्किल के कारण वे लड़कियां ज़ॉम्बी जैसी दिख रही हैं। क्लास रिप उससे पूछती है कि क्या उसने उन पर वह स्किल इस्तेमाल की थी, और हारुका अनमने मन से सिर हिला देता है। वह नाराज हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि वह स्किल सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए है। हारुका समझाता है कि यह एक हादसा था, लेकिन लड़कियां उस पर शक करती हैं और उसे इतनी ठंडी नजरों से घूरती हैं कि वह लगभग जम ही जाता है। वह किसी तरह उस तनावपूर्ण पल से बच निकलता है, लेकिन लड़कियां उससे कहती हैं कि वह वहीं रुका रहे। झुंझलाकर हारुका सोचता है कि क्या यही वह शांत जीवन है जिसका उसे इस नई दुनिया में वादा किया गया था। रिप्स की लीडर शिमाजाकी, जो फैशनेबल लड़कियों की मुखिया है, को तब तक झकझोरती है जब तक वह होश में नहीं आ जाती। क्लास रिप फिर हारुका को वापस बुलाती है ताकि वह सबको इकट्ठा कर सके और हालात को समझ सके। फिलहाल अकेला छोड़े जाने पर हारुका सोचता है कि क्यों ना वह अपने हाउस एक्सपेंशन स्किल का अभ्यास करे, शायद एक बेस भी बना ले। लेकिन जब वह स्किल को एक्टिवेट करता है
तो वह दुखद रूप से जमीन में दब जाता है और उसकी गर्दन ही बस सतह के ऊपर रह जाती है। क्लास रेप हारुका को एक तरफ ले जाती है ताकि उसे शिमाजाकी की बताई बातें समझा सके। शिमाजाकी के अनुसार हारुका सबकी मदद करने आया था, जिससे लड़कियों ने आभार में झुककर सलाम किया। इसके बावजूद हारुका घर जाना चाहता है, लेकिन लड़कियां उसे डांटती हैं और वादा की मदद याद दिलाती हैं। हैरान होकर क्लास रेप पूछती है कि घर जाने से उसका क्या मतलब है। हारुका समझाता है कि इस दुनिया में फेंके जाने के बाद उसने खुद का घर बना लिया था। लड़कियां इस खुलासे से उत्साहित हो जाती हैं और नेता तुरंत नई रणनीति बैठक बुलाती है, जिसमें हारुका को बाहर छोड़ दिया जाता है। क्लास रेप पूछती है कि उसके घर में कितने लोग रह सकते हैं और हारुका कहता है कि अगर थोड़ा समेट कर रहे तो करीब 240 लोग फिट हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें बाथरूम और किचन इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत न हो। लड़कियां हैरान हैं कि उसके घर में ऐसे कमरे भी हैं और नेता चौंक जाती है कि कहीं सुनसान में उसका घर एक हवेली जैसा है। दोस्तों के प्रोत्साहन पर नेता विनम्रता से पूछती है कि क्या वे रात भर उसके घर पर रुक सकते हैं। हारुका इतनी सारी लड़कियों की मेजबानी करने के ख्याल से हैरान, मना नहीं कर पाता और उन्हें अपने घर ले जाता है। अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद लड़कियां थक जाती हैं और उसकी तेज चाल के साथ नहीं चल पाती। जैसे ही वे अपनी सांसें संभालती हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे कहीं सुनसान में एक हवेली के पास पहुंच गई है। इस खोज से लड़कियों का समूह इतना उत्साहित हो जाता है जितना उन्होंने इस कठोर नई दुनिया में अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया था। हारुका को यह अजीब लगता है कि लड़कियों को उसका घर उन गीकों से भी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब उन्हें घर घुमाने का समय है और जैसे ही वह बाथरूम दिखाता है, ज्यादातर लड़कियां नहाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। रास्ते में अपने कपड़े हवा में उछालती जाती हैं। हारुका देखता है, हैरान होकर कि जंगल में समय बिताने के बाद वे कितनी जंगली हो गई हैं। अब जब घर पूरी तरह भर गया है तो हारुका थोड़ी निजता के लिए बाहर एक टेंट लगा लेता है। जैसे ही वहाँ अकेलेपन का आनंद लेने लगता है, क्लास लीडर उसे धन्यवाद देने के लिए बीच में आ जाती है कि उसने उनका साथ दिया। लड़कों के जाने के बाद से लड़कियां बेचैन थी, लेकिन अब वे काफी शांत और सहज हैं। यह हैरानी की बात है कि एक अच्छा कमरा, बढ़िया खाना और गर्म पानी का स्नान मनोबल को कितना ऊपर उठा सकता है। इसके बावजूद वह स्वीकार करती है कि वह सारी अफरातफरी में अपने समूह का सही नेतृत्व नहीं कर पाई। हारुका उसे दिलासा देता है, कहता है कि उसने काफी कुछ किया है, भले ही वह ओडा और बाकी लोगों जैसा नहीं कर सकती। वह समझाता है कि नर्स ऐसे हालात के लिए ही बने हैं और उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या करना है, जबकि बाकी सब तो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। यह बात उसे कुछ हद तक सुकून देती है। हालांकि वह अब भी सोचती है कि क्या हारुका ही असली अलग किस्म का इंसान है जो जंगल में एक हवेली बना सका। उसकी तेज नजर हारुका को चौंका देती है। उसे शुभ रात्रि कहने के बाद वह चली जाती है और लड़कियां आखिरकार एक अच्छी तरह से स्नान और सुकून भरी नींद का आनंद ले पाती हैं। हवेली में क्लास रिप को सबसे कम आरामदायक जगह मिलती है। वह अपने कोने में चुपचाप बैठी संतुष्ट है, जबकि हारुका लड़कियों के बारे में सोच में डूबा है और उसे लगता है कि यह रात लंबी होगी। सुबह होते ही एक लड़की माफी मांगती है कि जगा दिया, लेकिन नाश्ता तैयार है। चौंक कर हारुका उसे पहचान नहीं पाता और आधे घंटे और सोने की इजाजत मांगता है। लड़की मजाक में कहती है कि उसे तो लगता नहीं कि वह जल्दी उठने वाला है। अजीब महसूस करते हुए वह विषय बदल देता है और पूछता है कि नाश्ते में क्या है। वह बताती है कि नाश्ते में मशरूम और ग्रिल्ड मछली है, जिससे वह खुश हो जाता है क्योंकि वह मशरूम खा रहा था। वह गलती से उसका सिर अपने सिर से टकरा देता है। लड़की जल्दी संभल जाती है, जबकि हारुका मछली खाने में लग जाता है। पहना निवाला लेते ही मछली के लिए उसका प्याज साफ झलकने लगता है। लड़की पूछती है कि क्या हारुका नदी के पास रहता है। वह मानता है कि हाँ, वह नदी के पास रहता है, लेकिन उसने सिर्फ मशरूम खाए हैं क्योंकि मछलियां पकड़ने में बहुत तेज और चालाक हैं। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि क्या उनके पास कोई आसान तरीका है। लड़कियां उसे अपनी तकनीक दिखाती हैं। वे नदी में बिजली का इस्तेमाल करके मछलियों को तुरंत मार देती है। हारुका हैरान होकर उससे फिर से करने को कहता है और जब वह अपने हाथों में बिजली इकट्ठा करती है तो वह अपनी पैकेजिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस जादू को कैद कर लेता है और खुद को नदी पर आजमाता है। खुश होकर वह पहली बार मछली पकड़ने का जश्न मनाता है और उसकी हैरानी की बात यह है कि उसे पता चलता है कि उसने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक मैजिक विकसित कर ली है। अपनी पैकेजिंग क्षमता का उपयोग करके वह किसी भी एलिमेंटल मैजिक को कैद कर सकता है और उसे अनोखे तरीके से दोहरा सकता है। लड़की कहती है कि यह कुछ ज्यादा ताकतवर लग रहा है और हारुका सहमत कहता है कि यह उसकी पैकेजिंग स्किल और नर्म क्षमता का मिश्रण है। उसे अभी याद है कि जब सबको बेहतरीन शक्तियां मिली थी, तब उसे सबसे खराब शक्तियां मिली थी और इलेक्ट्रिक मैजिक को नियंत्रित करते हुए वह इतनी उत्तेजित हो गया था कि लगभग खुद पर काबू खो बैठा था। बाद में हारुका लड़कियों की नेता से मिलता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अगला कदम तय कर लिया है। वह बताती है कि वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शायद शहर की ओर जा रही हैं। हारुका मानता है कि वे नर्स से मिलना चाहते हैं, उन्हें माफी मांगनी है।
नेता यात्रा से पहले लेवल बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है, जिससे हारुका सहमत होता है और मदद की पेशकश करता है। नेता उसका धन्यवाद करती है, लेकिन स्पष्ट करती है कि उनका लक्ष्य ओदा और बाकी नर्ड्स का पीछा करना नहीं है। हारुका थोड़ा निराश महसूस करता है, क्योंकि वह लड़कियों और नर्ड्स के बीच मुकाबला देखना पसंद करता। फिर भी वे सभी इकट्ठा होकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हारुका सबका लेवल पूछता है और सामने खड़े लोग बताते हैं कि वे लेवल 16 से 21 के बीच हैं। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका लेवल तो सिर्फ 7 है। अपने वादे के मुताबिक वह जल्दी ही पास की झाड़ी में 3 कोबोल्ड्स को आराम करते हुए देखता है और लड़कियों से कहता है कि वे उनसे निपटें, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उनके लेवल के आधे हैं। लड़कियां स्ट्रेचिंग करके लड़ाई के लिए तैयार होने लगती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे आसानी से हार जाती हैं। हारुका उनके प्रदर्शन की आलोचना करता है, इसे दयनीय कहता है, जबकि लड़कियां बड़बड़ाती हैं कि किसी ने उन्हें चेतावनी नहीं दी थी कि वह जीव काटेगा। बाद में अपनी टेंट में शांति का आनंद लेने के बजाय हारुका देखता है कि लड़कियां अंदर इकट्ठा होकर लड़ाई की समीक्षा कर रही हैं। जल्द ही वे सभी और अधिक आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल जाती है, सिवाय उस बैंगनी बालों वाली लड़की के जिसने पहले हारुका को जगाया था। वह रुकती है और माफी मांगती है, समझाती है कि उसने सिर्फ उसकी परीक्षा ली थी, क्योंकि पिछले हमले में लड़कों द्वारा लगभग पकड़े जाने के कारण वह सदमे में थी। वह देखना चाहती थी कि क्या हारुका उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जोड़ती है कि वह कल सुबह उसे नाश्ते के लिए जगाएगी। अगली सुबह हारुका अपने दिन की शुरुआत मछली के साथ करता है, जबकि लड़कियां कोबोल्ड्स के साथ फिर से मुकाबले के लिए ट्रेनिंग करती हैं। ट्रेनिंग के बाद कुछ लड़कियां इतनी थक जाती है कि खड़ी भी नहीं हो पाती और कुछ लड़ाई से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन जो डटी रहती है वे कोबोल्ड्स को हरा देती है। अपनी जीत के बाद वे उन जीवों के साथ पालतू कुत्तों जैसा व्यवहार करती है। नेता हारुका से कहती है कि वे उसके साथ शहर जाने को तैयार हैं, लेकिन हारुका ने हामी नहीं भरी थी। बाद में हारुका नेता को चेतावनी देता है कि आगे क्या होगा, उन्हें सतर्क और केंद्रित रहना होगा। उस रात बारिश में एक छात्र भागने की कोशिश करता है। एक पत्थर से ठोकर खाकर वह जमीन पर गिर जाता है और तुरंत पकड़ लिया जाता है। वह चिल्लाता है कि उसके पास वह ताकत नहीं है जिसकी वह आदमी तलाश कर रहा है, लेकिन पीछा करने वाला उसकी बात अनसुनी कर देता है और उस पर वार करता है। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका हर समर्थन मुझे और बेहतरीन रिकैप्स लाने के लिए प्रेरित करता है।